नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। आज मनकही में वो बात होगी जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। दिल्ली में चुनाव है और आज चुनाव जो प्रचार था वो थम गया है और अब स्थिति ये है जो कल तक हम बात कर रहे थे कि बहुत कांटे का मुकाबला होने वाला है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। अब वो मुकाबला कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि जो फायदा मिलना था भारतीय जनता पार्टी को वो फायदा अब मिल चुका है। जो हवा थी वो हवा अब भाजपा की तरफ चलने लगी है। यानी कि 5 तारीख को जो मतदान होना है उस मतदान के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है। मैंने जो अभी तक देखा है, परखा है, समझा है, जो विश्लेषण मैं करने जा रहा हूं आपके साथ, उसको ऐसे समझिए कि मैं ग्राउंड जीरो पे रह के कई लोगों से बातचीत की है, पार्टी के नेताओं से हमने बातचीत की है, उम्मीदवारों से हमने बातचीत की है और उस बातचीत के आधार पर अब मुझे ये लग रहा है कि जो कल तक बात हो रही थी कि ये कांटे का मुकाबला है, वो कांटे का मुकाबला मुझे कहीं दिख नहीं रहा है और अब जो पूरा मामला है वो पलटकर बीजेपी के खेमे में आ गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब बहुत ही मजबूत स्थिति में है। कैसे, मैं किस बिना पे बोल रहा हूं, इसके पीछे तर्क क्या है, कारण क्या है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। दरअसल अब आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जो कुछ अभी तक दावे किए वो दावे अब झूठ पर झूठ, मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए 5 दावे, फिर उस दावे को छुपाने के लिए फिर 5 झूठ, ऐसे जो झूठ का जो परत होता है वो परत दर परत इतना ज्यादा हो गया है कि अब दिल्ली की जनता ये मानने लगी है कि केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर सरकार उन्होंने 10 साल चलाई, अब वो होने वाला नहीं है। यानी कि 2025 के चुनाव में हम ऐसा नहीं होने देंगे। यानी कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार केजरीवाल नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, इसको ऐसे समझिए कि आज जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली पर राज कर रहे हैं और अभी तक उनकी सरकार है, वो कैसे है। तो 2-3 चीजों के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देता और वो 2-3 चीज ऐसी हैं जो कि उसके लिए बहुत कुछ आपको करना नहीं पड़ा, सिर्फ एक दस्तखत के। यानी कि जैसे ही आप सरकार में आए तो 2-3 चीज जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज का एक आपने वादा किया था, उस वादा को आपने पूरा किया और वादा पूरा होते ही लोगों का जो प्यार था वो आपके तरफ मुड़ गया। क्योंकि आप जानते हैं कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इससे सीधे तौर पर फायदा ले रहा था। लेकिन अब दिल्ली की जनता ये कह रही है कि आप इसके एवज में जो हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज किया, जो हमारी बुनियादी सुविधाएं थी वो आपने नहीं दी। जैसे जो दिल्ली की सड़कें हैं वो इतना गड्ढा युक्त हो गया है कि जहां आप जाएंगे वहां आपको गड्ढा दिखेंगी। यानी कि सड़क आपने नहीं बनाई, पीने का जो पानी था उसको साफ आपने नहीं किया, यमुना को आपने साफ नहीं किया और आप 10 साल को भी आप कम मानते हैं और उसके लिए आप फिर से समय मांग रहे हैं कि मैं साफ पानी, यमुना को साफ करने के लिए और मैंने जो सड़कें बनाने की बात आपसे कही थी वर्ल्ड क्लास, वो बनाने के लिए मुझे और 5 साल दीजिए। यानी कि 10 साल वो आपके लिए कम पड़े। तो दिल्ली की जनता कह रही है कि ये अब नहीं हो पाएगा, बार बार हम आपको मौका नहीं दे सकते और जो काम आपको अपने हिसाब से करना है वो काम तो आप कर लेते हैं, लेकिन जो काम आप नहीं करना चाहते उसका जो ठिकाना है वो आप केंद्र सरकार पर फोड़ देते हैं। यानी कि झूठ पर झूठ आप कितना बोलेंगे और दिल्ली की जनता को आप कितना ठगेंगे। दिल्ली की जनता ने आपको इसलिए मौका दिया था अरविंद केजरीवाल को कि जो बुनियादी सुविधाएं एक राजधानी में रहने के नाते उनको मिलना चाहिए था
वो सुविधाएं उनको नहीं मिल रही। उनको ये लगा था कि केजरीवाल के आने पर चीजें बदल जाएंगी, लेकिन सिवाय फ्री बिजली के और फ्री पानी के दिल्ली में कुछ हुआ नहीं। जो वादे आपने किए वो वादे आपने ना यहाँ पूरे किए। एक सरकार आपने और बनाई पंजाब में, वहां भी आपने पूरा नहीं किया। अब पिछले कुछ दिनों से जो चुनाव प्रचार दिल्ली में चल रहे हैं, उस प्रचार को भी अगर आप आधार मानेंगे तो अभी भी वो जाकर जितनी झूठ फैलाई जा सकती है उसको फैला रहे। अब तो नतीजा ये आ गया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अरविंद केजरीवाल ने, और सीधे सीधे उन्होंने अमित शाह पर, ये बौखलाहट है, देश के गृह मंत्री को आपने गुंडा तक कह दिया, और कह दिया कि गुंडों की जो ये सरकार है वो यहाँ पर नहीं चल पाएगी, और हमें जो काम करने से रोका जा रहा है, हमें प्रचार करने से जो रोका जा रहा है, वो अब नहीं चलेगा। यानी कि जो फेल्योर था और जो अब उनको पता है कि स्थिति क्या होने वाली है, उनको पता है कि उनका सच जो है वो अब जनता के सामने है, उनकी स्थिति बहुत खराब है, और इस बार जो सीटें उनको मिलने वाली है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जब मैं फाइनल अपना कंक्लूडिंग अपनी लाइनें आपके साथ साझा कर रहा हूँ तो मैं बताऊंगा कि जो स्थितियां बन रही हैं उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। एक अंदाजा मैं आपको बताऊंगा, और ऐसा क्यों हुआ ये आप सबके सामने। आप अपने लिए जो भी सुविधाएं लेनी थी, वो शीश महल की बात हो या वो फ्रीबीज की बात हो, जो करना था आपको, जो आसान था आपके लिए करना, वो आपने किया। उस समय कोई आरोप नहीं लगा, आपने कोई आरोप नहीं लगाया एलजी पे कि उन्होंने काम करने नहीं दिया, और आप काम करते गए अपने हिसाब से। लेकिन आपने न सड़क बनाने पर ध्यान दिया। जो झुग्गी में जो लोग, जिसको आप अपना कहते हैं, जो कि ऐसा कहा जाता है, जो विश्लेषक कहते हैं, जो राजनीतिक पंडित कहते हैं कि जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, उनका जो वोट है वो अरविंद केजरीवाल को जाता है, यानी आम आदमी पार्टी को जाता है। पूर्वांचल के जो वोट हैं वो वोट अरविंद केजरीवाल को जाता है। लेकिन ये जनसंख्या, ये वोटर जहां पर रहते हैं वहां पर कितने काम हुए? आज भी वहां की स्थिति वही है। आप रूटीन जोन्स को अगर छोड़ दें, आप मेन दिल्ली की बात छोड़ दें, आप नई दिल्ली की बात अगर छोड़ दें, और जो दिल्ली के किनारे किनारे की जो कॉलोनी है, जो बस्तियां हैं, जो झुग्गी है, वहां जाकर आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया है। यानी कि आप सिर्फ दावा करते रहे, काम आपने नहीं किया, सिर्फ लोगों को आप बेवकूफ बनाते रहे, और जो 10 साल आपने काम किया वो नहीं किया। हालांकि मेरे इस वीडियो से और मेरे इस लाइव से आपको ये लग रहा होगा कि आप एक तरफा होकर अपनी बातों को रख रहे हैं, यानी कि आप बायस होकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ आप नहीं बोल रहे। जो सरकार पिछले 10 साल से दिल्ली में काबिज है, और उसके बावजूद अगर दिल्ली की जनता को न्याय नहीं मिलता है, अगर दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती है, तो जाहिर तौर पर सवाल जो उठेंगे वो अरविंद केजरीवाल पर ही उठेंगे। तो आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया सिवाय अपने हिसाब की राजनीति करके। आपको याद होगा पिछले 3-4 दिन पहले इनके 7 से 8 विधायक पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और लगभग ऐसे अगर मैं लिस्ट गिनाऊं तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर या तो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली या फिर उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। ऐसा क्यों हुआ? जो पार्टी ईमानदारी के नाम पर आई थी वो भ्रष्टाचार में लिप्त कैसे हो गई? तो सबसे बड़ा जो सवाल है अरविंद केजरीवाल पर, वो उन्हीं पर है कि वो भ्रष्टाचारी कैसे हो गए। आरोप तो उन पर लगा है, जेल से होकर वो आए हैं, उनके डिप्टी सीएम भी जेल से होकर आए हैं। उसके अलावा सत्येंद्र जैन सरीखे जैसे कई नेता हैं जो जेल में रहकर आए हैं। तो उस बात का जवाब आज अरविंद केजरीवाल के पास कुछ भी नहीं है। अगर उनसे कुछ कहो कि यह काम आपके रिजिम में नहीं हुआ तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हैं, लेकिन जो उनके हाथ में था वो काम भी उन्होंने नहीं किया, और वक्त पर वक्त मांगे जा रहे हैं। जनता, दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है, वो जान चुकी है कि अब इनको मौका देने का मतलब है कि दिल्ली जो कि राजधानी है
वो राजधानी होने के बावजूद भी जो देश के बाकी हिस्से हैं जो दूर है, काफ़ी राजधानी से करीब 1500-2000 किलोमीटर दूर है, जहाँ विकास अभी नहीं हो पाया है, वही स्थिति लगभग दिल्ली की हो गई है। आप दिल्ली के किसी भी झुग्गी बस्ती में चले जाएं, आप जो आउटर दिल्ली है जहाँ पे कॉलोनी है, जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जहाँ बिजली प्रॉपर नहीं जाती है, जहाँ पर पानी प्रॉपर लोगों को नहीं मिलता है, सड़कें वहाँ पर नहीं है, सीवर का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर जाकर लोगों से आप बात कीजिए। लोग परेशान हैं और लोग कहते हैं कि नहीं, इस बार सरकार बदलनी चाहिए और ये झूठ की सरकार अब नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल को एक चीज़ तो आ गई, और कुछ उनको आया हो या ना आया हो, कि वो झूठ भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। वो कॉन्फिडेंस इस बार जो 10 साल की सरकार चलाने के बाद जो है, उस कॉन्फिडेंस पे थोड़ी कमी इस बार दिख रही है। और इस बार के बजट आने के बाद जो मिडिल क्लास के लिए जो सरकार ने किया है, उसके बाद जो राहत जो चीज़ें रह रही थी, जिसके तरीके पर सवाल उठ रहे थे, जिसके केंद्र सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे थे, मिडिल क्लास को लेकर जो एक शंका थी, मिडिल क्लास में जो एक सवाल थे, वो सवाल भी अब खत्म हो गए हैं। जो इन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में कुछ हमने मांगे रखी हैं, वो मांगे मोदी जी को पूरा करना है। और जो मोदी जी से इन्होंने मांगे रखी, मोदी जी ने उससे कहीं ज़्यादा इनको दे दिया कि कहने का कहीं भी मौका न मिले। और बार बार भाजपा भी यही कह रही है कि डबल इंजन की सरकार आप बनाइए, फिर आप देखिए कि दिल्ली का विकास कैसे होता है। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि जो कांटे का मुकाबला था, मैं बार बार कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं आपके सामने, वो अब लगता नहीं है कि कोई कांटे का मुकाबला है। अब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल एंड टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। यानी कि इस बार का जो चुनाव है, 2025 का चुनाव, वो भारतीय जनता पार्टी पूरे मजबूत तरीके से लड़ रही है। ग्राउंड जीरो पर जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किया है, चाहे वो संघ हो, पार्टी हो, या उसके और भी जो अनुसांगिक संगठन है जो आरएसएस के हैं, उन्होंने घर घर जाकर जिस तरीके से काम किया है, एक एक लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, अपनी बातों को बताया है, अपनी मैनिफेस्टो को बताया है, जो संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी चर्चा उन्होंने की है। उसको देख के ये लगता है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और अपने दम पर सरकार बना सकती है। आम आदमी पार्टी बहुत अब पीछे जा चुकी है। 2-3 दिन पहले तक चीज़ें अलग थीं, कई जगहों पर मुकाबला था, लेकिन मैं एक चीज़ और जोड़कर आपके जहन में वो लाना चाहता हूँ कि 5-7-10 दिन पहले तक मुकाबला, जो दिल्ली में मुकाबला देखने को मिल रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही था। लेकिन वही बात है कि अरविंद केजरीवाल को एक कुलबुलाहट और सीधे बैठने की आदत नहीं है, उंगली करने की इनको बहुत आदत है किसी को, और उन्होंने उंगली कांग्रेस को कर दी। यानी कि कांग्रेस के मन में ये था, राहुल गांधी ये चाह रहे थे कि जो पार्टी जहां मजबूत हो, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, और वो सिर्फ इतना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आए। हालांकि ये राजनीति के तौर पर, पॉलिटिक्स के तौर पर, रणनीति के तौर पर ये गलत है, लेकिन राहुल गांधी ने ये सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अगर जरूरत पड़े तो अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को समर्थन दे दी जाए। लेकिन जो दूसरे वर्ग का, दूसरे क्लास का जो एक इनका पार्टी के जो नेता थे कांग्रेस के, अजय माकन, संदीप दीक्षित तरीके जैसे लोग थे, वो इससे सहमत नहीं थे और वो लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे थे, और अरविंद केजरीवाल इधर से कांग्रेस पर हमला कर रहे थे। तो मजबूरी में राहुल गांधी को भी मैदान में आना पड़ा। कुछ राजनीतिक पंडितों ने भी कहा कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए, वो क्यों भाग रही है, वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रही दिल्ली में। तो कई समीकरण को देखते हुए लास्ट में ही सही, लेकिन राहुल गांधी चुनाव मैदान में आए, और कांग्रेस के चुनाव मैदान में आने के बाद जो अरविंद केजरीवाल की रणनीति थी, वो रणनीति बिल्कुल हर तरीके से धराशायी हो गई।
जब उन्होंने थर्ड फ्रंट यानी इंडिया गठबंधन के लोगों को दिल्ली के चुनाव में लेकर आए। यानी कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के सामने दो विपक्ष हो गया, एक कांग्रेस, एक आम आदमी पार्टी। अखिलेश यादव, शत्रुघ्न सिन्हा सरीखे लोग आकर जब चुनाव प्रचार करने लगे तो कांग्रेस को लगा कि वो अलग थलग पड़ गई पार्टी है। यानी कि गठबंधन के लोग भी, इंडिया गठबंधन के लोग भी राहुल गांधी को छोड़ दिए हैं और अब चुनाव मैदान में कांग्रेस अकेले पड़ गई। इसलिए राहुल गांधी तमाम तरह के हमले आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर करते दिखे इस चुनाव में। उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है क्योंकि अब जो वोट आम आदमी पार्टी के पास जो वोट थी वो उस वोट में सेंध लगने वाला है और उस वोट का बंटवारा होने वाला है। कई जगहों पर ऐसा माना जाता है शुरू से कि आम आदमी पार्टी के पास जो वोट बैंक है वो सारे वोट बैंक कांग्रेस से लिया हुआ है और जब कांग्रेस मैदान में उतरेगी और कहीं भी मजबूत दिखाई देगी तो वो वोट बैंक में अगर सेंध लगाने की बात है तो वो आम आदमी पार्टी में ही सेंध लगेगी। यानी कि कांग्रेस अगर मजबूत होगी इस दिल्ली के चुनाव में या हो रही है तो सीधा सीधा नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी को होने वाला है। पिछले चुनाव में करीब 4% के आसपास वोट प्रतिशत जो है वो कांग्रेस के पाले में थी। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अगर बहुत अच्छा भी करती है, 10%, 12% भी अगर चुनाव प्रतिशत उसका बढ़ता है तो भी बहुत ज़्यादा वैसा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये आंकड़ा 15 के आसपास अगर वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ता है तो आम आदमी पार्टी को सीधे नुकसान होगा, खासकर वहाँ पर जहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक है, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। अगर कांग्रेस मजबूत हुई और वो वोट अगर कांग्रेस को मिलता है तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की हार बहुत तगड़ी होने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर पार्टी वाइज चलें तो कांग्रेस पिछले 10 दिनों में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अभी भी 5 तारीख को वोटिंग होना है। शुरुआत में कांग्रेस बहुत ज़्यादा दिल्ली के चुनाव में इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों को देखते हुए राहुल गांधी चुनाव में आगे आए, उनके कार्यकर्ता लोग आगे आए, उम्मीदवारों में भी थोड़ी सी शक्ति आई और उम्मीदवार भी जो पहले ठंडे थे वो बाद में थोड़ा एक्टिव दिखे और अब लगता है कि वो भी एक जो दिल्ली का चुनाव है वो भी उसमें एक पार्टी है कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी आज से 3-4 दिन पहले तक मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन जब से कम बजट आया है और मिडिल क्लास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में जो किया है उन्होंने, उसको देखते हुए लगता है कि अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई भी किसी भी तरह की कोई उनके पास जो रणनीति के सारे तरीके थे वो फेल हो चुके हैं और आज जो सबसे आगे चल रही है वो आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को मजबूत किया है और पूरा अगर समीकरण को देखें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज उस स्थिति में है कि वो कह सकती है कि 8 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो उनकी सरकार बनेगी। जो परिणाम आपको 8 तारीख को मिलेंगे और जो वोटिंग 5 तारीख को होने वाला है, मैं आपको एक अपने अनुमान के मुताबिक कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है, वोटरों से भी बातचीत हुई है, उम्मीदवारों से भी बातचीत हुई है, जो राजनीति को समझते हैं, जो दिल्ली के वोटिंग पैटर्न को समझते हैं, उनसे मेरी बात हुई है और उनका सबका लबो लुआब अगर हम देखें, उनका कंक्लूजन अगर हम देखें तो मुझे इस बार लगता है कि बीजेपी की स्थिति जो परिणाम आने के बाद होने वाली है इस बार के चुनाव में, जब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, तो अभी के समीकरण के हिसाब से मेरा एक अनुमान है, सिर्फ अनुमान है, हो सकता है कि 5 सीट इससे ऊपर या नीचे हो। लेकिन अगर यही सिनेरियो रहा, हवा ऐसे ही बहती रही बीजेपी के पक्ष में, तो 50 के आसपास यानी 70 में से 50 सीटें कम से कम बीजेपी के पाले में आती हुई दिख रही हैं आज के हिसाब से। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि 5 सीट आप कम भी कर सकते हैं, 5 सीट आप बढ़ा भी सकते हैं, यानी 45 भी हो सकती है
50 या नहीं तो फिर 55। उसी के हिसाब से जो बाकी सीटें बच जाती हैं वो सीटें आप आम आदमी पार्टी को दे सकते हैं। उसमें से हो सकता है कि जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार अगर मजबूत हैं, मुस्लिम बहुल इलाके में अगर कहीं कांग्रेस अच्छा करती है तो हो सकता है 1 या 2 सीट कांग्रेस के भी पाले में आ जाए, या हो सकता है कि वो संख्या 2-3 भी हो जाए। बाकी सीटें आम आदमी पार्टी में एक आध निर्दलीय के हाथ में हो सकता है लग जाए, जो जहां मजबूत हों। लेकिन इन सब के बीच में जो 3 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी कम से कम लूज करने जा रही हैं। जो उनके सितारे हैं उसमें अरविंद केजरीवाल के लिए नई दिल्ली जो सीट है वो बहुत मुश्किल होने वाली है। वहां का समीकरण देखिएगा तो बहुत ही अब अगेंस्ट में हो गया है अरविंद केजरीवाल के लिए। वहां उनके लोग प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को प्रचार नहीं करने दे रही है वहां की स्थानीय जनता। दूसरी एक सीट है, वो सीट है जंगपुरा, जहां से मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं। वहां भी उनकी हालत अच्छी नहीं है, वहां भी वो सीट हार सकते हैं, ऐसा एक अनुमान है। और जो हम तीसरी सीट की बात कर रहे हैं वो है आतिशी का, वो जहां पे लड़ रही हैं वो है कालका जी। कालका जी भी सीट में भी जो आम आदमी पार्टी है, आतिशी की जो सीट है वो खतरे में है। और ये तीनों वीआईपी सीट आम आदमी पार्टी के लिहाज से मुझे लगता है कि ये लूज करेगी। और अगर हवा जो मैं बता रहा हूँ, जो हवा मुझे दिख रही है, जो हवा भाजपा के पक्ष में चल रही है, अगर ऐसा रहा तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी इस बार के चुनाव में बहुत पीछे रह जाएगी। बस इंतजार है 5 तारीख के वोटिंग का। उस दिन और भी कई चीजें क्लियर हो जाएंगी, जब कई तमाम तरह के एग्जिट पोल आएंगे। उस दिन तमाम चैनलों के, तमाम एजेंसीज के जो एग्जिट पोल आएंगे वो भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर देंगी। हवा किस रुख में चल रही है हवा वो बता देंगे। और उसके बाद 8 तारीख का वो दिन 12-1 बजे दोपहर तक सब कुछ साफ हो जाएगा किसकी सरकार बनेगी। लेकिन मेरा विश्लेषण फाइनल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद हम फिर मिलेंगे चुनाव परिणाम के बाद। और ये मेरा जो विश्लेषण है वो मेरा विश्लेषण ये कहता है कि 50 के आसपास बीजेपी, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, 50 के आसपास बीजेपी की सीट रहने वाली है। 5 + 5 माइनस, आम आदमी पार्टी 20 + 5 + 5 माइनस, और 2-3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं या निर्दलीय को मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे मनकई को आप देखते रहिए। और जो लोग देखते हैं, जो अब तक मनकई को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप मनकई को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, और आपको लगता है कि इसको शेयर भी कर सकते हैं तो शेयर भी कीजिए। लेकिन मेरा जो आपसे एक बहुत ज़्यादा और बड़ा वाला जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट ये है कि इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।